दोस्तों, हमारी कहानी चल रही है टनकपुर के पास बसे हुए एक गांव चूका के नरबख्शी बाग के संदर्भ में। कहानी के पिछले हिस्से में हमने जाना था कि ये बाघ कितना खौफनाक था। इसने एक ही दिन में दो मवेशियों को और दो मनुष्यों को मार दिया था। इसके अलावा एक बच्चे को और मार दिया था। दो तीन लोग इसके हमले से बच भी गए थे। एक तो घायल हो गया था जिसका कंधे से लेके कलाई तक पूरा हाथ चिर गया था। अब हम चलते हैं कहानी के अगले हिस्से में कि क्या हुआ। अब हम ये जानेंगे। दोस्तों, पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं। पिछले भाग में मैंने आपको बताया था 10 हल की जोत के बारे में कुछ बात करी थी और बोला था कि ये कितनी माप होती क्या होती है मुझे पता नहीं है। कितना बड़ा ये ज़मीन का हिस्सा होता है 10 हल की एक जोत। तो मेरे एक सब्सक्राइबर, मेरे एक मित्र मुरारी सिंह जी ने कमेंट्स में बताया कि एक हल की जोत का मतलब होता है 7 कट्ठा और 10 हल की जोत का मतलब होता है 3.5 बीघा जमीन। यानी कि 3.5 बीघा, 10 हल की जोत 3.5 बीघा जमीन बराबर होती है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुरारी जी, आपने ये जानकारी दी। उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप कई और जानकारी देते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से सारी जानकारी तो हर एक को नहीं होती, आप ही लोगों से हमें भी मिलती है बहुत सारी जानकारियाँ। तो कहीं पे कोई गलत होगा तो उसको अगले वीडियो में खेत सहित मैं उसको ठीक कर दूंगा। तो दोस्तों, हम चलते हैं घटनाक्रम में। ये जो चूका का नरबख्शी बाग था, अब ये लद्या घाटी के हर इंसान की ज़िंदगी को अस्त व्यस्त करके कर रहा था। इससे बर्बाद कर दी थी लोगों की ज़िंदगी। और दूसरी तरफ इबरसन साहब को 3 जिलों का मतलब नैनीताल, अल्मोड़ा और गढ़वाल का उप आयुक्त प्रभारी नियुक्त कर दिया गया था। और उनकी नियुक्ति के कुछ समय बाद ही जिम कॉर्बेट साहब उनके अंडर में आने वाला ये कार्य क्षेत्र, यानी कि ये चूका लद्या वैली का जो भी कार्य ये क्षेत्र था सब उन्हीं के अंडर में था, जिसमें इतनी बड़ी प्रॉब्लम फैली हुई थी। इतना बड़ा आदमखोर बाघ, हर कोई जिससे त्रस्त था, परेशान था, उससे आज़ादी दिलाने के लिए कॉर्बेट साहब तैयार हो गए थे। मैंने कहा ठीक है यार, मैं करूँगा इसका शिकार। 1937 का अप्रैल का महीना था और ये एक बहुत गर्म और उमस भरी दोपहर थी जब इब्बी साहब, उनकी वाइफ जीन और जिम कॉर्बेट साहब अपनी बस से बरमदेव के ऊपर स्थित बूम नामक एक स्थान पर पहुंचे। दोस्तों, जिम कॉर्बेट साहब इबरसन साहब को इब्बी बोलकर ही पुकारा करते थे। उनका निक नेम इब्बी, इसी तरह से वो उनको बुलाते थे। इन लोगों ने नैनीताल को सुबह होने से पहले ही छोड़ दिया था, यानी कि बहुत अर्ली मॉर्निंग, तड़के। और फिर हल्द्वानी और टनकपुर होते हुए बरमदेव और फिर बूम पहुंचे थे। इन लोगों का पूरा शरीर जो है सर से लेके पांव तक जो है धूल से सना हुआ था, मट्टी और धूल से सना हुआ था। और शरीर में लगातार बैठे रहने की वजह से बहुत तकलीफ हो रही थी जगह जगह। और ये दिन जो था ये उस साल का सबसे गर्म दिन था। और करीब दोपहर के बाद ये लोग बूम पहुंचे थे। तो बूम जो मैंने जगह का नाम बताया, ये वहाँ पहुंचे थे। वहाँ पे ये बस से उतर गए और बस से उतरकर ये लोग कुछ कदम आगे चलकर शारदा नदी के किनारे चले गए और वहीं नदी की जो शीतल रेत हो रही थी ठंडी ठंडी, उस पर बैठ गए। फिर सबने जो है एक एक कप चाय की पी। चाय पीने के बाद ये लोग थोड़ा फ्रेश हो गए, थोड़ा तरोताज़ा हो गए और थोड़ा अपने आप को कंफर्टेबल फील करने लगे, कंफर्टेबल महसूस करने लगे। फिर नदी के किनारे साथ साथ चलते हुए ये एक छोटे रास्ते से पैदल ही ठुलीगाड़ की तरफ चल पड़े। दोस्तों, पहाड़ में स्पेशली कुमाऊं में पानी के गधेरों को मतलब ये कह लीजिए एक छोटी नदी, दो पहाड़ों के बीच में जो नदी हो छोटी सी एक, जिसमें गर्मियों में कम और बरसात में बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है।
उसको गाढ़ गधेरा वगैरह बोला जाता है, गाढ़ है गधेरा है ये बोला जाता है। तो ये लोग भी ठुली गाड़ की तरफ चल पड़े। ऐसी एक नदी थी जिसका नाम ठुली गाड़ था, अभी भी है ठुली गाड़, आप लोग कई लोग जानते होंगे जो टनकपुर पूर्णागिरी गए होंगे। तो ये उस तरफ चल पड़े। यहाँ पर पहले से ही इनके तंबू लगा दिए गए थे, इनका कैंप लगा दिया गया था। अगली सुबह नाश्ता करने के बाद ये लोग काला डूंगा गए। ठुलीगाड़ और काला डूंगा के बीच की दूरी, यदि आप शारदा घाटी की, जो शारदा नदी है उस तरफ जो घाटी है उसकी तरफ से करी जाए तो ये रास्ता 8 मील होता है, और यदि पूर्णागिरी मंदिर से होकर जाया जाए तो 14 मील होता है। तो इतना डिफरेंस दोनों रास्तों में है। तो एबर्टसन साहब, उनकी वाइफ जीन और जिम कॉर्बेट साहब, इन्होंने जो है ये शारदा घाटी वाला रास्ता चुना जाने के लिए कि बोले ये 8 मील वाला रास्ता पकड़ो, ये ठीक है। जबकि इनके जो आदमी थे वो इनका सारा सामान लेके पूर्णागिरी मंदिर वाला जो रास्ता था उससे चले गए। ये जो घाटी थी करीब 4 मील लंबी थी, और इसमें किसी दौर में बहुत सीधी सीधी खड़ी चट्टानें थी जिनको बारूद के विस्फोट से उड़ाकर वहां पर एक ट्राम लाइन बनाई गई थी जिसे जेवी कुलियर ने बनाया था। ये ट्राम लाइन का जो उपयोग था, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो नेपाल दरबार बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे राजा हुआ करता था और राजा का दरबार था। तो नेपाल दरबार के द्वारा जो है भारत सरकार को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को धन्यवाद के तौर पर 10 लाख घन फुट साल की लकड़ी को देने के लिए बनाया गया था। उन्होंने लकड़ी देनी थी जिसको हिंदुस्तान लाना था, उसके लिए ट्राम बनाई गई थी। ये ट्राम लाइन कुछ साल पहले एक भयानक भूस्खलन वहां पे हुआ था, लैंडस्लाइड, और बाढ़ के कारण बह गया था, ये बह गई थी ट्राम लाइन। तो इन लोगों को ये 4 मील का रास्ता बहुत ही सावधानी से पहाड़ पर चढ़कर करना पड़ रहा था, और ये बहुत रिस्की था। एक भी पांव अगर गलत पड़ जाता है या हाथ की पकड़ छूट जाती तो ये सीधे नीचे शारदा नदी में जाते, और शारदा नदी का वो ठंडा पानी की वो तेज धार, ओहो, बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि शारदा नदी ऐसे में बहती है, उसका बहाव, उसका जो करंट है वो इतना तेज है कि उससे बच पाना बड़ा मुश्किल होता है। खैर, इन लोगों ने किसी तरह से घाटी को पार कर लिया, और उसके ऊपर के हिस्से पर जहाँ से कुलियर साहब ने जो ट्राम लाइन बनाई थी वो जंगल में जाती थी, वहाँ पर इन लोगों ने पानी की धारा में मछलियाँ पकड़ी, 2 मछलियाँ पकड़ी। इस जगह पर एक चट्टान थी जो मकान के आकार में नदी से बाहर की ओर निकली हुई थी, ये उसी के ऊपर चढ़ गए, वहीं से कांटे फेंक करके इन्होंने जो है 2 मछलियाँ पकड़ ली थी। इस एरिया के, इस क्षेत्र के जो भी पटवारी और जो वन रक्षक थे, फॉरेस्ट गार्ड, उनको पहले से ही सूचना भेज दी गई थी कि वो लोग इन्हें काला डूंगा में आकर मिले, और आदमखोर के बारे में जो भी जानकारी है, नई जानकारियाँ, वो इन्हें दें। जब ये लोग बंगले में पहुँचे, काला डूंगा के फॉरेस्ट बेंगलोर जो था वहाँ पर पहुँचे, तो वहाँ पर 4 आदमी इनका पहले से इंतज़ार कर रहे थे, और जो जानकारी उन्होंने दी उसको सुनकर ये लोग थोड़ा खुश हो गए, थोड़ा उत्साह में भर गए। उन लोगों ने बताया कि कुछ दिनों से बाघ ने किसी भी इंसान को नहीं मारा है। तो ये एक बड़ी खुशी की बात थी कि कोई इंसान इस बीच नहीं मारा गया है, लेकिन बाघ जो है वो वही थाक गांव के आसपास ही है। तो ये क्यूरियोसिटी थी, उत्सुकता थी कि अब उसको आसानी से मार सकेंगे। और बाघ ने 3 दिन पहले ही एक बछड़े को मारा था, बछड़े को मार के खाया था। दोस्तों, ये काला डूंगा जो जगह है वो एक हल्की चढ़ाई पर एक ऐसे ऊपर को उठते हुए शंकु के आकार का प्रायद्वीप है। शंकु आप जानते ही ना कैसा होता है, एक थोड़ा इस टाइप का। तो शंकु के आकार का प्रायद्वीप है जो लगभग 4 मील लंबा और 1 मील चौड़ा है। 3 तरफ से ये शारदा नदी से घिरा हुआ है, यानी कि ऐसे नदी आती है और ऐसे जाती है, तो 3 ओर से जो है नदी से घिरा हुआ है, और चौथी ओर जो है वो पहाड़ से लगा हुआ है। करीब 5000 फीट ऊंची चोटी उस पहाड़ी की है जिससे ये सटा हुआ है। ये एक बड़ा खूबसूरत बंगला था जिसमें 3 कमरे थे और सामने की तरफ एक बरामदा था। ईस्ट फेसिंग बंगला था ये, और इस जो ये प्रायद्वीप था उसके
उत्तरी सिरे पे ये बना हुआ था। सुबह के वक्त जब पहाड़ों के ऊपर से सनराइज हो रहा हो और नीचे नदी से कोहरा उठ रहा हो, तो इस बरामदे में बैठकर इस खूबसूरत प्राकृतिक जो ये नज़ारा था, इसका जो बेहतरीन और आंखों को सुकून देने वाला जो लुत्फ़ मिलता था, वो उस नज़ारे को हम आप और हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। आप सोचिए, एक ड्रा अपनी आंखों के सामने एक चित्र खींचिए ऐसा कि ऊपर सनराइज़ हो रहा है, नीचे नदी से कोहरा उठ रहा है, खूबसूरती, हरियाली, एक इमेजिनेशन। तो ये सामने ही था उन लोगों की आंखों के। बंगले की सीध में और शारदा नदी के उस पार एक बहुत बड़ी चौड़ी घाटी है, जो नेपाल की सीमा में बहुत दूर तक चली जाती है, बहुत अंदर तक जाती है। और दोनों तरफ के जो पहाड़ हैं उनमें बहुत घना जंगल है, और घाटी से एक नदी निकलती है जिसके किनारे पर हमेशा हाथी घास उगी रहती है। दोस्तों, हाथी घास का मतलब ये नहीं है कि इस घास को हाथी खाता है तो इसका नाम जो है हाथी घास हो गया है, ऐसा नहीं है। हाथी घास इसलिए बोला जाता है कि ये इतनी ऊंची होती है, इतनी बड़ी होती है कि इसमें एक हाथी तो क्या, पूरा हर्ड जो है, मतलब एक हाथियों का झुंड है, अनेकों हाथी इसमें छुप जाते हैं। कहने का मतलब हाथी से भी ऊंची घास होती है। सीधे शब्दों में एक ऐसी घास जिसमें हाथी तक छुप जाए, तो उस घास को हाथी घास कहते हैं। और इसी तरह से एक घास और होती है जिसे टाइगर ग्रास बोलते हैं, उसमें बाघ दिखाई नहीं पड़ता है, वो बाघ के आकार की होती है, उतनी ऊंची होती है। इसके अलावा इस बरामदे से दूर दूर तक कोई इंसानी बस्ती या गांव ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई देता था। बस जंगली जानवरों की आवाज़ें, बाघों की आवाज़ें, उन सबको सुनकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि यहाँ पर जो शिकार है वो प्रचुर मात्रा में है, मतलब काफ़ी संख्या है शिकार करने की। इस घाटी से कुलियर साहब ने 10 लाख घन फुट लकड़ी नेपाल से ली थी और इंडिया लाए थे। तो ये ऐसी जगह थी। इन लोगों ने काला डूंगा में एक दिन बिताया, और जब इनके आदमी इनके टेंट और शिविर लगाने के लिए चुका के लिए रवाना हो गए, तो इन्होंने उस दिन पूरा दिन सिर्फ मछलियाँ पकड़ी। हालांकि मछलियाँ तो सिर्फ एबर्टसन साहब और उनकी वाइफ जीन पकड़ रहे थे। जिम कॉर्बेट साहब तो तट में बैठे हुए थे और बस उन लोगों को देख रहे थे, क्योंकि कॉर्बेट साहब को जो है मलेरिया हो गया था, इन्हें फीवर आ गया था। पानी की एक धारा बंगले के नीचे से प्रायद्वीप तक जाती थी, जहाँ पे बंगला था वो इनके उसी के नीचे से। यहाँ से करीब 500 गज का एक ज़मीन का टुकड़ा था। एबर्टसन साहब ने अपनी पहली मछली कांटे में फंसा ली थी, यानी कि वो मछली उनके कांटे में फंस गई थी, और ये करीब 8 पाउंड की मछली थी। और उससे बहुत पतली डोरी, आप जानते हैं फिशिंग रॉड में कितनी पतली डोर होती है, उससे भी पतली डोरी पर बड़ी सावधानी से उसको खींच के किनारे पे निकालने में लगे हुए थे, और धीरे धीरे उसको निकाल रहे थे। थोड़ा ढील दे रहे थे, फिर निकाल रहे थे, फिर ढील दे रहे थे, फिर खींच रहे थे। तो इस तरह से उसको निकाल रहे थे। दोस्तों, आप लोगों ने भी ख्याल किया होगा, खासकर उन लोगों ने जो फिशिंग रॉड से मछलियाँ पकड़ते हैं या शौकीन है फिशिंग के, उन्हें उसे देखने में बड़ा मज़ा आता है, उन्हें बड़ा आनंद आ रहा होता है जब कोई दूसरा व्यक्ति फिशिंग रॉड से मछलियाँ पकड़ रहा हो, अपनी फिशिंग रॉड डाली है और बैठा हुआ है, तो उसे देखने में उन्हें बड़ा आनंद आता है। और ऐसा ही कुछ आनंद जिम कॉर्बेट साहब को भी आ रहा था। वो तो बस एबर्टसन साहब को और उनकी वाइफ को, जीन को, फिशिंग करते हुए देख रहे थे और आनंद उठा रहे थे। जिम कॉर्बेट साहब का बोलना यह है कि जब वो किसी को मछली पकड़ते हुए देखते हैं तो उन्हें ऐसा महसूस होता है, उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे वो खुद मछली पकड़ रहे हों, वो खुद फिशिंग कर रहे हों। और स्पेशली ऐसी जगह पर जहाँ पर मछलियाँ तो बहुत हो, लेकिन नदी में कहीं पर भी पैर रखना कठिन हो, जैसे कि शारदा नदी में है। मैंने आपको बताया ना भी कि ये ऐसे में आती है तिरछे में, तो इसका बहाव बहुत तेज, इसमें करंट बहुत ज़्यादा होता है, इसमें पाँव को जमा पाना बड़ा मुश्किल होता है। आप उतने तेज़ धार में पाँव उखड़ते हैं, बहने का डर लगा रहता है। अब डर क्या लगा रहता है, बह जाता है आदमी।
यही हाल आप गढ़वाल में भी देखेंगे, तो जो अलकनंदा है, भागीरथी है, या और भी जो नदियाँ, उनका भी बहाव बहुत तेज़ है। इबरसन साहब के बाद उनकी वाइफ जीन ने भी एक मछली को कांटे में फंसा लिया। वो शारदा नदी के किनारे में करीब 30 गज दूर खड़ी थी, जहाँ पे पानी थलथला था, हल्का पानी था। तो उस जगह पे हल्का बहाव होने के कारण वो इजीली खड़ी थी, और उनकी जो फिशिंग रॉड की जो डोरी थी वो भी कोई बहुत ज़्यादा लंबी नहीं थी, वो सिर्फ 100 गज की थी। और उन्हें इस बात का डर था कि अगर ये मछली तेज बहाव की तरफ चले गई तो ये डोरी को तोड़ सकती है। तो उन्होंने मछली के साथ खेलते हुए उसके साथ आगे पीछे चलने की कोशिश करी, मतलब जैसे फिशिंग करी जाती है, ढील दी जाती है, फिर खींचा जाता है, फिर थोड़ा आगे बढ़ा जाता है, तो ऐसी कोशिश में वो लगी हुई थी। ऐसा करते हुए अचानक उनका बैलेंस बिगड़ गया और वो छपाक से नदी में गिर गई। कुछ समय के लिए तो उनका सिर्फ पैर और फिशिंग रॉड का एक हिस्सा ही ऊपर दिखाई पड़ रहा था, बाकी शरीर जो है उनका पूरा नदी में पड़ा हुआ था। जिम कॉर्बेट साहब बोलते हैं कि अब आप लोग सोच रहे होंगे, जब वो मलेरिया बुखार में है और उसको भूलकर जीन को बचाने के लिए नदी में कूद गए होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि ये सीन देखकर उन्हें हंसी आ गई और वो जोर जोर से हंसने लगे। खैर थोड़ी सी कोशिश के बाद जीन जो है वो सीधी खड़ी हो गई, और किनारे पे आकर उन्होंने जो मछली थी उसको पटक पटक के मार दिया। ऐसे पटक के ही मारा जाता है मछली को, कांटा निकाल के पटक पटक के मार दिया जाता है, और इसका वजन भी करीब 6 पाउंड था। इधर जीन ने जैसी ही मछली को मारा, उसी समय इबर्टसन साहब ने अपनी फिशिंग रॉड की डोरी को जोर से यूं घुमाया और फिर नदी की तरफ फेंक दिया। और जैसे उन्होंने नदी की तरफ फेंका तो वो उनका जो है बैलेंस बिगड़ गया, उनका जो संतुलन था वो बिगड़ गया, और वो भी वो चट्टान जिस पर खड़े थे उससे फिसल के वो भी जो है नदी में गिर गए। तो अब उनकी फिशिंग रॉड और वो दोनों पानी के साथ साथ नदी में दिखाई देने बंद हो गए, दोनों ही नहीं दिख रहे थे। लेकिन कुछ ही देर में वो तैरते हुए बाहर निकल आए। वो जीन और एबर्टसन साहब के लिए जिम कॉर्बेट साहब बोलते हैं, उनको पानी से बचाने जाना तो ऐसे है जैसे उदबिलाव को पानी में बचाने के लिए जाना हो। तो मतलब वो इतने अच्छे तैराक थे दोनों। इस जगह से थोड़ा सा आगे नदी दाहिनी तरफ को मुड़ जाती थी, और इस मोड़ पर नदी के पार नेपाल की तरफ वाला जो हिस्सा था उसमें कभी एक बहुत बड़ा सेमल का पेड़ हुआ करता था। इस पेड़ की ऊपरी शाखा में एक ऑस्प्रे के जोड़े ने अपना घोंसला बनाया हुआ था। दोस्तों, ऑस्प्रे जो पक्षी है इसे नदी बाज या मछली बाज के नाम से भी जानते हैं। ये अक्सर नदियों के किनारे के पेड़ों में अपना घोंसला बनाते हैं और मछलियों को पकड़ के अपना भोजन करते हैं। और ये जो सेमल का पेड़ था ये कई तरह के पक्षियों का आश्रय बना हुआ था। लेकिन जो 1 साल पहले एक बाढ़ आई थी जिसमें ज़मीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा कट गया था, और उस कटे हुए हिस्से में ये सेमल का जो पेड़ था ये भी बह गया था। तो इस जो ये ऑस्प्रे का जो ये जोड़ा था, इन्होंने एक अपना नया घोंसला बना लिया था, जो वही नेपाल में ही एक शीशम के पेड़ के ऊपर बनाया था, जो जंगल के किनारे पर और नदी से करीब 100 गज की दूरी पर था। कि डिस्टेंस जो थी करीब 100 गज की दूरी पर इन्होंने एक शीशम के पेड़ में अपना घोंसला बना लिया था। ये जो ऑस्प्रे था ये नदी के बीच के एक चट्टान में बैठा हुआ किसी मछली को पकड़ने के लिए ध्यान लगाए हुए था। अचानक उसे एक मछली नदी की सतह पर दिखाई पड़ी। उसने अपने पंख बंद किए और तुरंत नदी में डाइव लगा दी, और जब वो बाहर निकला तो उसके चोंच में मछली दबी हुई थी। इस ऑस्प्रे ने अपनी उम्मीद से ज़्यादा बड़ी और भारी मछली पकड़ ली थी, जिसे वो बार बार नदी से ऊपर निकालने की कोशिश कर रहा था वो, लेकिन नदी से ऊपर उठा नहीं पा रहा था। एक तो उसके उठाने के प्रोसेस में उसके पंख जो है वो पानी में भीग जा रहे थे,
तो वो कोशिश तो बहुत कर रहा था लेकिन फड़फड़ा के रह जा रहा था, उसका वजन नहीं उठा पा रहा था। अचानक एक हवा का झोंका आया और उस झोंके ने उसकी मदद कर दी। वो मछली सहित जो है नदी से ऊपर आ गया। मछली को उठाकर वो ऊपर की तरफ उड़ने लगा, लेकिन हवा उसके विपरीत चल रही थी। तो विपरीत हवा के उड़ने और भारी मछली के कारण वो उड़ नहीं पा रहा था। तो उसने क्या किया, मछली को एक चट्टान के ऊपर रख दिया। अब उड़ नहीं पा तो उसे क्या करे, चलो एक चट्टान के ऊपर रख दो। ये सीन, ये जो शॉट था, ये जो सीन चल रहा था, इधर भारत के हिस्से से तो जिम कॉर्बेट साहब देख ही रहे थे। नदी की दूसरी तरफ नेपाल से भी एक महिला जो नदी में अपने कपड़े वपड़े धोने के लिए, बर्तन वर्तन धोने के लिए आई थी, वो और उसका बेटा भी देख रहे थे। जब ऑस्प्रे ने मछली को चट्टान के ऊपर रखा तो महिला ने अपने बेटे को बोला कि वो जाए और उस मछली को उठा लाए। वो लड़का नदी के ऊपर जो पड़ी हुई जो चट्टानें थी, पत्थर थे, चट्टानें थे, उनके ऊपर उछलता कूदता हुआ इस तरफ आया इंडिया में, और उसने चट्टान में से मछली को उठाया और उसी तरह से फिर वापस नेपाल की तरफ अपनी माँ के पास लौट गया। अपनी माँ को जाके मछली दिखाने लगा, उनकी वो कुछ बातें करने लगे कि आज चलो, आज डिनर में यही बनाएंगे या लंच में यही बनाएंगे, जो भी उन लोगों का अपना चल रहा होगा। और वो ऑस्प्रे, वो बेचारा हवा में उड़ते हुए सिर्फ अपने शिकार को चोरी होते हुए देखता रहा, वो कुछ कर भी नहीं सकता था। इसके कुछ समय के बाद वो ऑस्प्रे भी उड़कर किसी दिशा में चला गया और इधर जिम कॉर्बेट साहब, इबोट्सन साहब और जीन जो थे, इन लोगों ने भी अपना लंच वगैरह निपटा लिया था, अपने साथ लंच लाए थे, वो सब कर लिया। जिम कॉर्बेट साहब ने ऐसे ही दोबारा फिर उस दिशा में देखा जहाँ पर कुछ देर पहले वो ऑस्प्रे जो है मछली को पकड़ रहा था, फिर जिससे एक वो लड़का लेकर भाग गया था, नेपाल की तरफ लेके चला गया था। तो उन्हें फिर वही पक्षी दिखाई पड़ा, वही ऑस्प्रे फिर दिखाई पड़ा। अचानक उसने करीब 50 फुट की ऊंचाई से पानी की तरफ एक गोता लगाया और सीधे पानी के अंदर घुसा, और जैसे ही बाहर निकला तो उसकी चोंच में एक हल्की, लगभग 2 पाउंड की कालाबास मछली थी। तो वो कालाबास मछली को पकड़ के बाहर निकला और बहुत आसानी से उसे पानी के ऊपर ले आया और अपने घोंसले की तरफ उड़ने लगा। अब शायद उस दिन उसकी किस्मत खराब थी या दिन अच्छा नहीं था उसके लिए। वो जैसे ही थोड़ा ऊपर हवा में उड़ा, उसी समय एक पलाश, मच्छ गरुड़ बोलते हैं उसको, गरुड़ ही होता है, बाज होता है, मच्छ गरुड़ बोलते हैं, छोटा होता है, वो पलाश की नज़रों में आ गया, जो इस ऑस्प्रे के वजन और आकार में इसका 2 गुना था। और वो तेजी से इसके ऊपर आया। ऑस्प्रे ने जब देखा कि यार ये इसके ऊपर आ रहा है और ये कभी भी इसके ऊपर झपट्टा मार सकता है, तो उसने क्या किया, जंगल के पेड़ों के बीच में उड़ने लगा। उसको ये लग रहा था कि वो ऐसा करके पलाश को चकमा दे दे। अब गरुड़ जो आ रहा था उसके पैतरों को समझ गया कि ये क्या चाह रहा है, और वो गुस्से में उसने एक बड़ी जोर की चीख मारी और अपनी स्पीड को बढ़ाकर वो सीधे ऑस्प्रे के सर पे पहुंच गया। अब अपनी जान बचाने के लिए ऑस्प्रे ने वो कालाबास मछली को छोड़ दिया और दूसरी तरफ उड़ गया। अब उस पलाश ने हवा में बिजली की गति से ऐसे गोता लगाया और गिरती हुई मछली को उसने हवा में ही पकड़ लिया और जंगल से बाहर की तरफ जाने लगा। लेकिन इस मछली को ले जाना उसके लिए भी आसान नहीं रहा, क्योंकि वो जैसे ही वो जंगल से बाहर निकला, अचानक न जाने कहाँ से एक कौवों का जोड़ा, यानी कि 2 कौवे, वो उसके पीछे पड़ गए उससे मछली छीनने के लिए। शिकार छीनना ये जंगल की एक ज़बरदस्त वो है, कला है। अब ये जो मच्छ गरुड़ था, ये कौवों से बचने के लिए फिर जंगल में घुस गया। कौवे भी इसका पीछा करने लगे और जंगल के सिरे के पास जाके कौवे वापस लौटने को मजबूर हो गए। वो वापस लौटने को मजबूर इसलिए हो गए क्योंकि उसी समय आकाश में से 2 भूरे रंग के और बड़े गरुड़ बहुत तेज स्पीड से उस तरफ आते हुए दिखाई दिए जिस तरफ वो पलाश गरुड़ गया था। अब वो उसके शिकार के पीछे पड़ गए। इसके बाद क्या हुआ, ये जिम कॉर्बेट साहब देख नहीं पाए कि वो लास्ट में वो मछली किसको मिली, वो देख नहीं पाए।
अब देखिए ना, ये जंगल की ज़िंदगी भी कैसे चलती है। हर शिकारी के ऊपर एक दूसरा शिकारी बैठा रहता है ना? हर एक के ऊपर कोई दूसरा बैठा हुआ है। सच में जंगल का कानून है तो बड़ा टफ। जो शक्तिशाली है उसे ही जीने का अधिकार है यार। हम इंसानों की तरह नहीं, दया वया भावना ऐसा कुछ नहीं। भैया छीनो, झपटो, खाओ, अपना पेट भरो। एक मछली जिसे ऑस्प्रे ने पकड़ा, पहले तो उसे एक इंसान मतलब वो लड़का ले गया। दूसरी बार जब उसने दूसरी मछली पकड़ी तो उसे मत्स्य गरुड़ ले गया, और मत्स्य गरुड़ से उसे मछली को छीनने के लिए कौवे उसके पीछे लग गया। दो कौवे का मतलब कौवों का जोड़ा उसके पीछे पड़ गया। अब कौवों से बचा तो भूरे रंग के दो बड़े और बड़े गरुड़ उसके पीछे पड़ गए। तो मतलब एक अजीब सा सीन वहाँ पे चल रहा था। हालांकि ऐसा ही कुछ सीन जिम कॉर्बेट साहब ने पहले भी देखा था, लेकिन वो और ज़्यादा दिलचस्प था। तो वो भी उन्होंने बताया है, मैं सुनाने जा रहा हूँ आपको। उस घटना में ये 18 हाथियों की एक पंक्ति को घास में से लेकर जा रहे थे, घास के मैदान में से लेकर जा रहे थे। इनके साथ में 10 बंदूकधारी और 5 दर्शक भी थे, जो हाथियों में बैठकर काले तीतरों का शिकार कर रहे थे। तभी इन्होंने देखा कि एक बादशाह ने एक बुश चैट को मार दिया और जमीन को छुए बिना ही ऊपर ले जाने लगा। तो हवा में ही मारा और हवा में ही उसे ले जाने लगा। तभी एक मार्लिन की नज़र उस पर पड़ गई। मार्लिन ने उस शिकार को बादशाह से छीन लिया। जैसे ही मार्लिन ने उससे शिकार छीना, तभी एक हनी बजर्ड वहाँ पे आ गया। हनी बजर्ड ने मार्लिन से शिकार को छीन लिया, और जैसे ही हनी बजर्ड थोड़ा सा ऊपर उठा, एक पेराग्रीन बाज वहाँ पे आ गया। उसने हनी बजर्ड से शिकार को छीना और सीधा अपने गले के अंदर निगल लिया। और ये सारी घटना, ये रुद्रपुर के पास ही एक मैदान था जिससे जहाँ ये घटना घटी थी। तो मतलब ये बड़ा इंटरेस्टिंग माहौल, कैसे एक दूसरे के ऊपर एक शिकारी बैठा हुआ है और एक दूसरे से शिकार छीनते जा रहे हैं। तो ये उसका एक छोटा सा वर्णन यहाँ पे उन्होंने किया है। इसी तरह से इन लोगों का पूरा दिन कड़िया। आज का दिन जो मछली मारने में, रात में इन्होंने गेस्ट हाउस में खाना वगैरह खाया और फिर रात अपने अपने कमरों में सो गए। अगली सुबह जल्दी ही ब्रेकफास्ट करने के बाद ये लोग काला डूंगा से चूका की ओर निकल गए, जो करीब 5 मील की एक आसान यात्रा थी। ये बहुत टफ रूट नहीं था, इजी वे था, उस पर ये चले। जिम कॉर्बेट साहब के हिसाब से ये उन बड़े शानदार दिनों में से एक था जो एक मछली मारने वाले की यादों में हमेशा बने रहते हैं। जैसे कोई दिन हमेशा ज़िंदगी भर के लिए याद रहता है, वैसा ही ये दिन उनके लिए था। धूप भी ठीक ठाक थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, और ये लोग जगह जगह से मछलियां पकड़ते हुए आराम से चूका पहुंचे। शाम तक इन्होंने इतनी मछलियां पकड़ ली थी कि कैंप में जो इनके करीब 25-30 आदमी जो लोग थे, उन सब के भरपेट खाने के लिए पूरी मतलब डिनर की व्यवस्था हो गई थी। इतनी मछलियां इनके पास हो गई थी, इतनी मछलियों का शिकार ये उन 5 मील के रास्ते में ये कर चुके थे। दोस्तों, ये युद्ध एक आदमखोर बाघ के खिलाफ था। उसके लिए इन लोगों के पास जो है टनकपुर से 6 जवान नर भैंसे भेजे गए थे, जिनको बाघ के लिए चारे के रूप में इस्तेमाल करना था। जब ये लोग चूका पहुंचे तो इन्हें बताया गया कि भैंसों को 3 रातों से लगातार बांधा जा रहा है, और उनमें से कुछ के आसपास बाघ के पंजों के निशान भी दिखाई पड़े हैं, जो पगमार्क होते हैं वो दिखाई पड़े हैं। लेकिन बाघ ने किसी भी भैंसे को मारा नहीं था, यानी कि छुआ तक नहीं था, टच नहीं किया था किसी भैंसे को, उसके अगल बगल से निकल गया था। क्या कारण रहा ये तो पता नहीं। इसके बाद 4 दिनों तक जिम कॉर्बेट साहब और एबर्टसन साहब सुबह जल्दी ही इन भैंसों को देखने के लिए जाते थे, और फिर वहाँ से आके दोपहर में बाघ को जो है उसको ढूंढने का
ले जाते थे, कोशिश करते थे उसको ढूंढने की। और फिर शाम को इन भैंसों को बांधने के लिए जो आदमी जाते थे उनके साथ भी जाया करते थे। 5वीं सुबह इन्होंने देखा कि जिस भैंस को थाक के उस जंगल में बांधा गया है, किस जंगल में, जहां पर बाघ ने उन 2 बच्चों को मारा था, 2 बच्चों को मार के ले गया था, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। एक ही दिन में 2 बच्चे और 2 मवेशी मार दिए थे। तो जहाँ पे 2 बच्चों को मारा था वहाँ पे उसको बांधा गया था, और वहीं पर उस भैंसे को बाघ ने मार डाला और अपने साथ उठाकर ले गया। बाघ अपने शिकार को घने जंगल के रास्ते में ले जाने के बजाय एक खुले मैदान से होते हुए ऊपर टीले में ले गया था। और ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि पहाड़ वाले रास्ते पर पहले से एक मचान बना हुआ था, और इस मचान से उस बार 2 बार उसके ऊपर 2 बार गोली चल चुकी थी। आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था। और गोली लगने के कारण वो हल्का सा घायल भी हुआ था, क्योंकि वो हिरण को मारने वाली राइफल से उस पर फायर किया गया था। तो बाघ ने उस रूट से जाना ठीक नहीं समझा। बाघ जब भैंसे को घसीट कर ले जा रहा था तो भैंसे के दोनों सींग 2 चट्टानों के बीच में फंस गए। तो पहले तो बाघ ने बहुत कोशिश करी कि उसको खींच करके किसी तरह से निकाला जाए, लेकिन जब वो उसको नहीं छुड़ा पाया, उस चट्टानों के बीच से निकाल नहीं पाया, तो वो वहीं पे बैठ गया और उसे खाने लगा। बाघ ने भैंसे के धड़ के हिस्से में से कुछ पाउंड मांस खा लिया था। उसके आसपास इन लोगों ने बाघ के पग मार्क्स देखे। इन पंजों के निशानों को देखकर इन्हें पता चला कि ये एक बहुत बड़ा और मेल टाइगर है, नर बाघ है, और जो साइज में काफी बड़ा है। पहले जो अधिकारी आए थे बाघ को मारने के लिए, जिन्होंने गोली चलाई थी, उनके अनुसार ये नरभक्षी एक बाघिन थी, लेकिन यहाँ पे जो पंजों के निशान थे वो एक मेल टाइगर के थे, नर बाघ के थे। जिम कॉर्बेट साहब ने जब इस विषय में गांव वालों के साथ बातचीत करी तो गांव वालों ने बताया, साहब ये तो हम नहीं जानते हैं कि ये नर बाघ है कि मादा है, मेल है, फीमेल है, क्या है, ये तो हम नहीं जानते हैं। हम तो इतना जानते हैं ये आदमखोर है और इसका एक दांत टूटा हुआ है। जब जिम कॉर्बेट साहब ने पूछा, भाई ये तुम कैसे कह रहे हो कि उसका एक दांत टूटा हुआ है, तो उन्होंने बताया, देखिए साहब ऐसा है, सबसे ज़्यादा शिकार उन्हीं के गांव के निवासी और पशु हुए हैं। उन्हीं के गांव के लोगों को और पशुओं को बाघ ने मारा है, और जो भी शिकार बने हैं उनके शरीर पर बाघ का एक दांत तो पूरा धंसा हुआ रहता है, एक गड्ढा रहता है, जबकि दूसरी वाली जगह में सिर्फ खुरचा हुआ मिलता है, एक खुरचन सी लगी हुई मिलती है, उस जगह पे छेद नहीं होता है। तो ये देखकर उन लोगों ने आइडिया लगाया था कि बाघ का एक कैनाइन दांत जो है वो टूटा हुआ है, वो आधा टूटा हुआ है, ताकि वो आधे से खाली खुरचन सी लग रही है, वो धंस नहीं रहा है, वो पूरा जो है होल नहीं बना रहा है। शिकार से 20 गज दूर एक जामुन का पेड़ था। जिम कॉर्बेट साहब के आदेश पर जो भैंसा था उसको चट्टानों के बीच से निकालकर बाहर किया गया। फिर एक आदमी को जामुन के पेड़ पर चढ़ाकर उसकी कुछ टहनियाँ और पत्तों को छटवाया गया, यानी कि तुड़वाया गया, कटवाया गया, छटवाया गया। प्लान ये था कि जिम कॉर्बेट साहब इस जामुन के पेड़ पर बैठकर शिकार पर नजर रखेंगे, और जब बाघ उसे खाने के लिए आएगा तो ये उसे शूट कर देंगे, गोली मार देंगे। ये प्लान इन्होंने किया था। और पेड़ पे इन्होंने जो स्थान चुना था अपने बैठने के लिए, उसके ठीक सामने कुछ टहनियाँ और पत्ते आ रहे थे, जिससे कि सामने का शिकार देखने में, यानी भैंसे को देखने में परेशानी हो रही थी। वो टहनी और वो पत्ते जो है शिकार को देखने में परेशानी पैदा करते, बीच में बाधा डाल रहे थे वो। तो जिम कॉर्बेट साहब ने उनको तुड़वा दिया था, उनको कटवा दिया था, छटवा दिया था, ताकि शिकार और उसके आसपास का एरिया जो है इनकी पूरी नज़रों में आ जाए। ये पेड़ की जो लोकेशन थी वो ऐसी जगह में था कि वो जंगल के हर हिस्से से दिखाई पड़ता था, और पॉसिबिलिटी ये भी थी कि उस आदमी को जो पत्ते और टहनियाँ तोड़ने के लिए पेड़ पे चढ़ा था उसे कहीं से बाघ देख रहा हो। हालांकि वो आदमी बहुत सावधानी से और चारों तरफ जंगल को स्कैन करते हुए, अपनी नज़रों से देखते हुए
पत्ते तोड़ रहा था, हर जगह पे उसकी नज़र से इधर यहाँ तोड़ रहा है, इधर उधर नज़र मार रहा है, मतलब बहुत सतर्कता से अपने काम को कर रहा था। लेकिन फिर भी जिम कॉर्बेट साहब को ये लग रहा था कि बाघ ज़रूर कहीं न कहीं से इन लोगों पे नज़र रखे हुए है और इन लोगों की एक एक हरकत को वो देख रहा है। ये सब करते करते करीब 11 साढ़े 11 बज गया था सुबह का। तो जिम कॉर्बेट साहब ने अपने आदमियों को बोला कि जाओ भाई, तुम लोग लंच करने के लिए जाओ और गांव में जाओ लंच कर दो। उनको भेज दिया और ये और इबटसन साहब, ये दोनों जो है एक खुद एक बड़ी सी झाड़ी के पीछे बैठ गए। इस झाड़ी के पीछे जहाँ पे ये बैठे, यहाँ पे थोड़ा धूप भी कम पड़ रही थी। अब ये दोनों जने बैठे हुए सारा दिन जो है वहीं बैठे रहे और बातचीत गपशप वगैरह अपना करते रहे। करीब 3 बजा होगा। जिस जगह में भैंसा मारा गया था वहाँ से कुछ कलीज फिजेंट्स ने बहुत जोर जोर से एक उत्तेजित स्वर में चहचहाना शुरू कर दिया और उनकी चहचहाने की आवाज़ इतनी तेज थी कि गांव तक जा रही थी। उनकी आवाज़ को सुनकर इनके जो आदमी गांव चले गए थे खाना खाने के लिए, वो वापस इनके पास आ गए। इबटसन साहब और उनका एक आदमी श्याम सिंह, बाघ का ध्यान बढ़ जाए, अगर बाघ देख रहा है कहीं से, जिम कॉर्बेट साहब के अनुसार जो कहीं से नज़र रखे हुए है, अगर वो नज़र रखे हुए है तो उसका ध्यान बटाने के लिए ये लोग उस ओर चल पड़े जिस ओर भैंसे का शरीर था और कलीज फिजेंट्स चिल्ला रहे थे। इधर जिम कॉर्बेट साहब जो है चुपचाप से जामुन के पेड़ पर चढ़ गए। जब ये पेड़ पर थोड़ा व्यवस्थित होकर बैठ गए, इन्होंने अपनी पोजीशन अच्छी तरह से संभाल ली, अपनी राइफल को सेट कर लिया, अपना मतलब कंफर्टेबल हो गए, तो इबटसन साहब और श्याम सिंह अपने 2 आदमियों को थाक गांव में छोड़कर खुद चूका के लिए निकल गए। वो चूका वापस चले गए क्योंकि इनका जो कैंप था वो चूका में ही इन्होंने लगाया हुआ था। इबटसन साहब के जाने के कुछ ही देर बाद फिजेंट्स ने फिर किटकिटाना शुरू कर दिया और साथ ही एक काकड़ ने भी बोलना शुरू कर दिया। कहीं से काकड़ भी बोलने लगा। बाघ अपनी जगह से अब निकल पड़ा था, जहाँ पे भी रहा होगा वहाँ से अब निकल पड़ा था। लेकिन सनसेट से पहले और गांव के पूरे शांत होने के बाद ही उस खुले मैदान में आने के चांस थे, बाघ के चांस, क्योंकि शोर शराबे में वो मैदानी एरिया तो दिखाई पड़ जाएगा और वहाँ पे थोड़ी देर पहले लोगों की चहल पहल थी, तो वो रिस्क नहीं ले सकता था। तो अंधेरा होने के बाद और गांव की हरकतें थोड़ा सा, आवाज़ें थोड़ा शांत हो जाए तो तभी वो मैदान में आएगा, ये उनको उम्मीद थी। काकड़ लगभग 15 मिनट तक बोलता रहा, फिर चुप हो गया और तब से सूर्यास्त तक, सनसेट तक किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं हुई, सिवाय कुछ चिड़ियाओं की चहचहाने की, जो हल्की फुल्की जंगलों में जो आवाज़ें होती हैं उसी तरह की कुछ आवाज़ें थी। बाकी जंगल पूरी तरह शांत था। सूरज भी डूब रहा था। डूबते हुए सूरज की जो लालिमा भी जो है वो दूर नेपाल में पहाड़ों के पीछे कम होती चली जा रही थी। कुछ देर में अंधेरा हो गया। थोड़ी देर बाद गांव से आवाज़ें आनी भी बंद हो गई। गांव वाले भी अपने कबाड़ बंद करके अपना सब सोने की तैयारी, अपना सो गए और रात घिर चुकी थी। जंगल रहस्यमय हो गया था। जिम कॉर्बेट साहब की अपनी राइफल पे जो पकड़ थी वो मजबूत हो गई थी। तभी एक काकड़ ने अलर्ट कॉल करी और ये कॉल उस तरफ से आई थी जहां पर बाघ ने उस भैंस पर हमला करके मारा था। जो भैंस पड़ी हुई थी उसको हमला करके जिस जगह पे मारा था वहां से कॉल आई थी और अब उसी तरफ से सीधा वो जो बाघ था अपने शिकार की तरफ लौट रहा था। दोस्तों, घटना बहुत बड़ी और बहुत लंबी है और ये वीडियो भी काफ़ी बड़ा हो गया। अब मेरी कमर भी अब साथ नहीं दे रही है, स्ट्रेन पड़ रहा है। तो दोस्तों, आगे क्या हुआ ये आप लोगों को मैं अगले एपिसोड में ही बता पाऊँगा, क्योंकि मैं ज़्यादा स्ट्रेन नहीं दे सकता हूँ अपनी कमर में। स्पाइन का मामला है, तकलीफ बढ़ सकती है। आप लोग बने रहिएगा उत्तरांचल डायरीज़ के साथ। आप सभी मित्रों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग अपना प्यार और जो आशीर्वाद, जो ब्लेसिंग्स मुझे दे रहे हैं वो मेरे लिए प्रीसियस हैं, वो अतुलनीय हैं, अनमोल हैं।
जो दोस्त चैनल में पहली बार आए हैं उत्तरांचल डायरीज़ में, उन सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही शेयर भी कर दें। इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं। जिनको ये उत्तरांचल डायरीज़ को जितना मैक्सिमम लोगों तक पहुँचा सकते हैं वहाँ तक पहुँच रहे हैं, जिससे जिम कॉर्बेट साहब की पहचान हिंदुस्तान के हर व्यक्ति तक पहुँचे। उस व्यक्ति तक पहुंचाने में मेरी आप लोग हेल्प करें। कि मैं चाहता हूं जिम कॉर्बेट साहब के बारे में हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जाने, और ये तभी संभव है जब आप लोग मेरी मदद करेंगे। और एक रिक्वेस्ट और है, अगर आप लोगों कर पाए तो, अगर पॉसिबल हो तो थैंक यू वाले ऑप्शन में जाकर अपनी सुविधा अनुसार 40, 100, 200 या जो भी आपकी मर्जी हो वो ज़रूर कर दें। आप थैंक यू वाला ऑप्शन प्रेस करेंगे तो वो आपसे गूगल का पासवर्ड मांगेगा, वो आप डाल दें तो आप जो भी गिफ्ट करना चाहें गिफ्ट कर सकते हैं। आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत खुशी होती है और हौसला अफजाई होती है, हिम्मत बढ़ती है। तो दोस्तों प्लीज़ इसी तरह से अपना प्यार, दुआ और आशीर्वाद बना कर रखिएगा, ताकि मैं जल्दी ठीक हूँ और आपके सामने और अच्छी अच्छी कहानियाँ लाऊँ। और फिलहाल तो मुझे आज्ञा दीजिए, जल्दी ही मिलता हूँ कहानी के अगले भाग को लेकर एक नए वीडियो में। तो दोस्तों फिलहाल के लिए तो बाय बाय। जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय जय जय, जय माँ भारती।